नमस्कार मित्रों, बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक पॉलिसीज की, सरकारें क्या कर रही हैं, सरकार देश के जो आम आदमी हैं उसके लिए कैसी आर्थिक नीतियां बनाती है, उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इस पर चर्चा करते हैं। और हर बार चर्चा करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने एक नया आयाम खड़ा किया, एक नए तरीके से, नई सोच के साथ बिजनेस को एक नया रूप दिया है। वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी होती है कि कैसे नए आइडियाज, बल्कि पुराने आइडियाज में से भी कुछ निकाल के कैसे नया आइडिया खड़ा किया जा सकता है, एम्पायर खड़ी की जा सकती है। इस सब पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ होते हैं बहुत खास मेहमान जिनकी इकोनॉमिक्स पर, बिजनेस पर, स्टार्टअप्स पर बड़ी गहरी पकड़ है, बड़ा लंबा अनुभव है। नीरज वाजपेयी साहब, नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि जिस तरह से आप चर्चा करते हैं और देश को एक दिशा देते हैं। मैंने सुना कि बात जो आप करते हैं हमेशा इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो अभी क्या हुआ कि सरसंघ चालक जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर मोहन राव भागवत, वो दिल्ली में थे। 3 दिन की व्याख्यानमाला हुई थी। 3 दिन की व्याख्यानमाला में जो उन्होंने एक विषय पर चर्चा की, हालांकि मुझे नहीं पता कि वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है या इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, लेकिन उसको लेकर एक चर्चा शुरू हुई है, या वो पॉलिटिकल इशू, आई हैव नो आइडिया। उन्होंने कहा कि देश में अब जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 के पास है आसपास, और उनका 2.1 तो बच्चे हो नहीं सकते, इसलिए देश को जरूरत है 3 बच्चों की। उन्होंने कहा कि परिवार के लिए, समझने के लिए, सब चीजों को, जिंदगी को समझने के लिए 3 बच्चे होना जरूरी है। अभी तक तो हम समझ रहे थे कि देश की आबादी बहुत बढ़ रही है, फिर सरकार की तो कोई पॉलिसी नहीं है, पॉपुलेशन पॉलिसी मतलब एक हार्ड एंड फास्ट की तरह से, लेकिन कहा जाता, स्लोगन जो चलता है स्वास्थ्य मंत्रालय का, परिवार नियोजन मंत्रालय का, वो चलता है 2 बच्चे 2 ही अच्छे। एक जमाना था कि जब सुषमा स्वराज जी हेल्थ मिनिस्टर थी, मुझे याद आता है वाजपेयी सरकार में, तो उन्होंने नया नारा दिया था 1 इज फन। अब ये 1 इज फन टू 2 बच्चे 2 ही अच्छे, और अब आपने कहा कि नहीं 3 बच्चे चाहिए। यहाँ तो महंगाई ऐसी कि एक बच्चे का एडमिशन हो जाए तो वो सोचता है अगले बच्चे को, मतलब अगला जो छोटा भाई है उसकी शादी करें कि ना करें। विजय जी, एक और नारा है जी, जो आजकल बहुत चलता है, डिंक, DINK, डबल इनकम नो किड। यस, और ये बड़ी संख्या है मेट्रो में, जो इस पर बड़े काम कर रहे शहरों में कि डबल इनकम नो किड। ऐसे बहुत सारे कपल्स को मैं जानता हूँ जो ऐसे ही है। तो 3 से 2, 2 से 1 से डिंक तक लोग चल रहे हैं। तो ये इशू दरअसल देखिए, भागवत जी या इससे पहले भी जब भी संघ परिवार या बीजेपी या राइट विंग्स के लोग कहते थे, तो उनका इंटेंशन शायद पॉलिटिकल ज्यादा रहता होगा कि वो मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है बॉर्डर स्टेट्स में, ये सब कॉन्सेप्ट शायद रहता होगा। मैं उनसे कभी बात नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि जनरल समझ में आता था कि वो शायद इस एंगल से कहते होंगे। ये बात भी उन्होंने तब कही जब एक सवाल डेमोग्राफी को लेकर किया गया। एग्जैक्टली तो डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के जो बात इन्होंने कही है कि अब 3 बच्चे सबको करना चाहिए, जो कि अर्थशास्त्र में या गणित में 2.1 को राउंड ऑफ करके 2 कर दिया जाता है, लेकिन 0.1 बच्चा तो हो नहीं सकता, इसलिए समाज विज्ञान कहता है कि 3 कर दो उसको। तो उन्होंने कहा कि 3 होने चाहिए, 3 से कम नहीं, 3 होने चाहिए, ज्यादा हो जाए तो और ठीक है। इसको राजनीतिक दृष्टि से जो लोग समझना चाहते हैं वो तो ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से सही कर रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो उसको ऐसे मैनेज करना चाहिए, वैसे मैनेज करना चाहिए। लेकिन एक लार्जर इशू इसमें खड़ा हुआ है, जिसको मैंने अपने कई शोज में उठाया भी है, कि पॉपुलेशन हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन रही है। ज्यादा संख्या पॉपुलेशन नहीं है, 150 करोड़ लोग हमारे यहाँ है, इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो रिप्रोडक्शन रेट है, फर्टिलिटी रेट, वो समस्या है। करेंट रेट सर हमारा है 1.9, वो 2.1 भी नहीं है, 1.9 है इस समय 2025 का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। 2.1 है रिप्लेस रेट। इसका सीधा मतलब एकदम दर्शकों के लिए कि अगर 100 लोग मरे तो 100 ही पैदा हो, तो उसके लिए रेट चाहिए 2.1। लेकिन मर रहे हैं 100 और पैदा हो रहे हैं 80, तो आपका रेट नीचे आता है। ये आज हमको इसलिए ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया में ये देखा गया कि जब भी रिप्रोडक्शन रेट नीचे आता है, फर्टिलिटी रेट नीचे आता है, तो आपकी युवा पॉपुलेशन घटने लगती है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण चीन है, जापान है। चीन में भी इस समय फर्टिलिटी रेट 1.9 से भी नीचे है।
और जापान में तो आप देखिए ना कितने ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं वहां पे, यंग पॉपुलेशन सबसे, पूरा देश ही बुजुर्ग हो रहा है। पूरा देश बुजुर्ग हो रहा। तो बुजुर्ग से क्या दिक्कत क्या होती है इकोनॉमिकली, मतलब वैसे तो बुजुर्ग बहुत सम्मानी होते हैं, लेकिन लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज, उनकी सोशल सिक्योरिटीज, उनके लिए पेंशन, वो बहुत सा, और वो काम नहीं कर सकते, प्रोडक्टिव एज रहती नहीं आपकी। भारत आज एक बहुत अच्छे माहौल में तो है कि साहब हमारे पास सबसे ज्यादा युवा आबादी 60% है, लेकिन 20-30 साल बाद आपके पास यही 150 करोड़ में से, तब और ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपके पास बूढ़ों की संख्या इतनी बड़ी होगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बहुत कमजोर है, ये स्वीकार करना चाहिए। तो अब इस ऐसे में 3 बच्चे और पैदा करो, मतलब आप एक डायकॉटमी या कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह रहे हैं कि एक का तो खर्चा चल नहीं रहा, आप करो 3। तो अब इसको 2 तरह समझा जा सकता है कि एक तो 3 बच्चे आज के जमाने में पालना बड़ा मुश्किल काम है, ये बात बिल्कुल सच है। अभी कल किसी ने एक बंगलुरु के एक स्कूल की फीस की रसीद डाली थी ट्विटर पे, जिसमें प्राइमरी स्कूल की फीस 6 लाख रुपए थी। सोचिए 6 लाख रुपए, हाँ 1 से 5 तक की फीस 6 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल आपको देना पड़ेगा। तो जहां अच्छी शिक्षा के लिए आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ा, वहां 3 बच्चे आप कैसे पैदा करेंगे? तो भागवत जी ने जो बात कही है, वो बात सामान्य तौर पर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, यार एक मुश्किल 3 कहां से करें। लेकिन जब आप अर्थशास्त्र की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि आज आपको ये लग रहा है कि मुश्किल, लेकिन 30 साल बाद इससे भयानक समस्या खड़ी होगी कि आपकी यंग पॉपुलेशन कम होने लगेगी और बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। अभी 80 करोड़ लोगों का खाना आप दे रहे हो, तब पता नहीं कितने लोगों को आपको मैनेज करना पड़े। तो इसको दोनों लोगों को सोचना पड़ेगा, सरकार को भी और जो देश के लोग हैं उनको भी, इसके बीच में आपको एक सामंजस्य लाना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी खत्म मतलब तरीके से बढ़ेगी। इसको और समझने के लिए आप देखिए कि हम एक बात विजय जी हमेशा कहते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफी का डिविडेंड बहुत है, हमारे पास युवा पॉपुलेशन है, हम अमेरिका को घुटनों पे ला देंगे, चीन ज्यादा जोर देते रहे नए तरीके से कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है। पहले हम लेकिन लोग डेमोग्राफी और आबादी का को डिविडेंड समझते थे, वो हमें क्या मिल रहा है, क्या क्वेश्चन ये है। तो इसको आप देख लीजिए, हमारे यहाँ अगर हम मान लेते हैं 60% लोग युवा हैं, ठीक है, उस 60% में उस 60% का 50% महिला और 50% पुरुष है, जो आज की तारीख में हमारा जेंडर रेशियो लगभग वैसा ही है, बराबर है। ठीक है। तो अब उस 60 करोड़ का 50%, जो 30 करोड़ प्रोडक्टिव महिलाएं हैं, 15 से 40 वाली मैं मान लेता हूं, उसमें से केवल 40% काम कर रही है, 60% का प्रोडक्टिव काम नहीं है। चीन में यह संख्या 78% है। तो इतना डिफरेंस है हमारे यहां, तो हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्चुअली नहीं मिल रहा है। हम कहने के लिए कहते हैं, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पढ़ाई लिखाई, स्किल सेट, निर्धनता, तरह तरह की 50 समस्याएं हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक नारा जरूर है, बहुत अच्छा नारा है, लेकिन एक्चुअली उसको हम रीप नहीं कर पा रहे हैं। और ये करते करते अगर हमने 20 साल गुजार दिए तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन रेट एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि बढ़े कि ना बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको 1.9 को कम से कम 2.1 तो ले ही जाना पड़ेगा, जिससे कि आपका रिप्लेसमेंट रेट सेम हो जाए, अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। नहीं, लेकिन एक तरफ तो हम लोग रोज, आप जैसे विद्वान लोग हैं जो ज्ञान देते हैं कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कम होते जा रहे हैं, पानी नहीं है और सब चीजें नहीं है, इनकम का भी, रोजगार की जो एक बड़ी परेशानी है आज की तारीख में, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। फिर आप जैसे विद्वान कहते हैं भाई नौकरी के भरोसे के बैठते हो, अपना धंधा कर लो, तो धंधा भी नहीं होता है, वो रहने के लिए जगह नहीं है, मकानों की क्या स्थिति हो रही है, आपने एजुकेशन का बताया, मेडिकल की हालत भी वही है कि एक बार हो जाए तो शायद वो 2 पीढ़ी ना सोचे बच्चे पैदा करने की, हॉस्पिटल चला जाए तो, ठीक है। तो इसमें ये कितना प्रैक्टिकल आपको लगता है? क्योंकि अभी क्या ये सरकार आज की, और कोई आदमी हो सकता है वो कहे भाई आप 30 साल बाद सरकार की जिम्मेदारी मेरे सिर पे क्यों डाल रहे हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। फीस दे रहा हूँ बैंगलोर में 6 लाख रुपए एक बच्चे की, 3 बच्चों की 18 लाख रुपए फीस दूंगा, तनख्वाह आप बढ़ाएंगे नहीं, काम मुझे मिलेगा नहीं, और कह रहे हो क्योंकि मैं 30 साल बाद सरकार की जिम्मेदारी को उठा रहा हूं। लॉजिकल लगता है आपको? बिल्कुल नहीं लगता। मैंने इसीलिए कहा कि ये एक ऐसा विषय आ गया है जिस पर 2 अलग अलग व्यू चल रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही कि प्रैक्टिकली आज की तारीख में बड़े परिवार को
मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जितनी महंगाई है और जिस तरह का देश ये चल रहा है इस समय, बड़ी फैमिली अगर आपके पास है तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और दूसरा, जॉब की भी अब बहुत मुश्किलें आ रही, वो अलग एक विषय हम नहीं जाते उस पर कि एआई की वजह से कितनी बेरोजगारी होने वाली है, इसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ 3 साल के अंदर आप देखेंगे, ज्यादा मैं 25-30 साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट 3 इयर्स में आप देखेंगे एआई कैसे डिसरप्ट करेगा। वो एक और समस्या आगे खड़ी हुई है। ऐसे में परिवार बढ़ाना, या आप युवाओं से कहिए तो नहीं मानेंगे। 2 रीजन से नहीं मानेंगे विजय जी। एक तो देखिए, जो भी लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं, टियर 1 सिटीज में, मेट्रो के अलावा जो टियर 1 में रह रहे हैं, उनकी लाइफ को अगर आप देखें प्रैक्टिकली, तो वो एक बच्चे से ज्यादा या बहुत कंजर्वेटिव 2 अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी का इशू खड़ा हो गया। तो भागवत जी की बात सही भी हो जाए तब भी अफोर्डेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन। क्या आप 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, उनकी हेल्थ को ध्यान रख सकें, उनके लिए एक सामान्य बहुत ठीक ठाक जीवन जिए, ये बहुत मुश्किल है। सरकार अब इसमें क्या करे? तो देखिए, अब ये ना कि आपने, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली, लेकिन वो किसी काम की नहीं। आपको 2 चीजें काम की चाहिए होती। ये इसका मैं और आसान उदाहरण देता हूँ। जैसे हम लोग, क्या होता है, ये सेल वेल लगती है ना, जो बहुत सारे कपड़े खरीद लाते हैं, है ना, कोई टेढ़ा मेढ़ा, बड़ा ओवर साइज, ये साइज वो साइज, जब घर आते हैं तो कल काम आए, परसों काम आए, मेरे काम नहीं, छोटे भाई काम आ जाए, बड़े भाई काम आ जाए, घर में आके आते ही लगता है यार गलती हो गई। 2 ढंग के खरीद लेते तो काम आते। ये वही हमारे देश में है कि हर चीज इतनी बितर गई है कि उसमें काम की चीज कुछ नहीं है। मैं बहुत क्रिटिकल होके कह रहा हूं कि जो 60 करोड़ की हमारी जो आबादी है, 60 से ज्यादा होगी, युवा वाली, 60% वाली एक्चुअली, उसमें कितने लोग स्किल्ड हैं जो काम कर पा रहे हैं? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिल कहां रहा है? तो अब हमने पहले तो बढ़ा लिया, 150 करोड़ कर लिया, अब हम कह रहे हैं कि और बढ़ाओ वरना दिक्कत आएगी। और ये बात सच है, इकोनॉमिकली दिक्कत आएगी, लेकिन सरकार उसको, या समाज भी उसको बर्दाश्त करने के लिए नहीं। प्रैक्टिकली ये आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। हमने आपको उदाहरण दिया कि डिंग का फैशन चल रहा है, यहाँ 3 की बात भागवत जी कर रहे हैं, यहाँ तो लोग एक भी नहीं करना चाहते, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लोग शादियां नहीं कर रहे हैं कि नहीं यार क्या करना शादी, बवाल इतनी हेडेक लेके जरूरत नहीं है। तो ऐसे समाज में आप 3 बच्चे का जब नारा दे रहे हैं, तो वो भले ही सही लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली इसको, अभी तो कुछ दिन पहले तो ये चल रहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल लेके आओ, कम करो। अब कह रहे हैं ज्यादा करो, तो कैसे होगा ये बताइए? मुझे तो नहीं लगता कि ये हो पाए, इसलिए बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिक्स आप इसकी समझाइएगा मुझे, कि मुझे समझाइए कि भाई आप बड़े विद्वानों के साथ बैठते हैं, सरकार के बड़े बड़े लोगों के साथ, ये कोई कंसिस्टेंसी या 10-20-50 साल के लिए आप पॉलिसी नहीं बनाते? अभी तो इमरजेंसी को याद कर रहे थे कि वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात हुई, पहले आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे, फिर मैंने बताया आपको कि सुषमा जी ने कहा कि 1 इज फन, फिर 2 बच्चे ही अच्छे, वो भी बहुत चला रहे, भाई ज्यादा मत करो, 2 कर लो। फिर आपने जो मैरिज एज थी उसको डिले कर दिया, 18 से 21 पर ले आए, वो भी तो एक उसका फर्क हो गया ना बच्चे पैदा होने के हिसाब से। और अब आज आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं 3 बच्चे हो जाए, तो कोई, और हो सकता है 10 साल बाद आप कहने नहीं ये तो फिर बढ़ रही है पॉपुलेशन, 200 करोड़ होगी, पहले ही हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, और फिर कहने नहीं अब ये नहीं चलेगा। तो क्या इस पॉलिसी को भी, मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि ये पॉलिसी चले, क्या ये पॉलिसी 30 साल चल सकती? और उस 30 साल चलने के बाद, अभी तो आप नारे दे रहे थे कि अरे ये मुसलमानों की आबादी इतनी हो गई है कि 100 करोड़ हो जाएंगे 50 तक, फिर हम यदि 3 बच्चे पैदा करेंगे। मैंने एक बात की थी बोस्टन कंसल्टिंग के चेयरमैन से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, द कलर ऑफ द फ्यूचर इज ब्राउन। वो न कलर व्हाइट है न वो ब्लैक है, यानी उनका इशारा ना यूरोप की तरफ था ना अफ्रीका की तरफ था, वो एशिया की तरफ था, जहाँ ब्राउन स्किन लोग होते हैं। ठीक है, चीन में भी गोरे लोग होते हैं तो ब्राउन का मतलब सीधे सीधे भारत से ही था। ये एक्चुअली बहुत फिलोसफिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि 10-20-30 सालों में हमारे पास इतनी युवा आबादी ये सब होगी। लेकिन मैंने उनसे ये क्वेश्चन उस समय भी रखा था कि जो हम फर्टिलिटी रेट पे इस समय खड़े, वो दिक्कत आएगी। लेकिन सवाल जो आपने किया है ना कि क्या हम 20-30-40 साल की बात सोचते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं सोचते। 2047 अमृत काल या तमाम बातें हम कर रहे हैं, कोई पॉलिसी ऐसी मुझे नहीं दिखती भारत में जो बन रही है जिसमें अगले 20-30 साल तक वो पॉलिसी बढ़िया से चलेगी, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा। जीएसटी आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, उसमें 1,500-2,000 बार रिवाइज कर चुके हैं आप। तो
एक ऐसी पॉलिसी आप बनाते हैं जिसमें हर साल आप रिवाइज ही करते रहते हैं। लगभग हर दिन आपने एक, उसमें इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं उसमें कि आप लगभग हर दिन एक के हिसाब से मान लीजिए। इसका शायद कारण ये हो सकता है कि हमारा जो थिंक टैंक है वो बहुत कैजुअल सोच के साथ ये काम कर रहा है। जो बात आज हम लोग जिस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी भी सामान्य व्यक्ति को समझ में आएगी कि एक तरफ आपकी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और दूसरी तरफ आप करो जनसंख्या बढ़ाओ। दोनों टेक्निकली अपनी अपनी जगह सही है। अब जो थिंक टैंक बैठते हैं, नीति आयोग अब उसका नाम हो गया है, या और बड़े बड़े इकोनॉमिक एडवाइजर, वो बताएं इसका क्या जवाब है। दोनों सवाल अपने आप सही है। तो ये एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ कि हम लोग आगे 20-30 सालों में ये नहीं सोचते कि क्या होने वाला है। वो चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, या कोई और मसला हो, कि ये पॉलिसी सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। बस ट्रिगर हैप्पी है, आज एक ट्रिगर मिला ये कर देते हैं, कल एक ट्रिगर मिला ये कर देते हैं, इससे नहीं होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से कहूँ कि भाई जो हमारे थिंक टैंक का आपने जिक्र किया, थिंक टैंक थिंक करने से पहले अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देखता है। जो उन्होंने स्लोगन दिया वो, अच्छा उसकी भी क्या प्लस पॉइंट्स हैं, माइनस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या, उस स्लोगन को कैसे हम फेस करेंगे या कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी बजाय उसके सपोर्ट में क्या सामान तैयार किया जा सकता है, फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, वो करता है थिंक टैंक। जिसको मैं मजाक में कहता हूँ कि भाई हमारा थिंक टैंक, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की तरह से है। चेतक के लिए कहा जाता था कि वो राणा की पुतली से पहले मुड़ जाता था। बिल्कुल। तो वही थिंक टैंक करता है। बस आप, नीरज जी ने कह दिया भाई 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो अब वो थिंक टैंक ये नहीं बताएगा कि सर इसके फायदे नुकसान क्या है और हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। वो उसके लिए बना देगा, हाँ सर इसके लिए हम ये काम कर देते हैं आप। अरे अभी तो फिनलैंड में तो 10 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में, आपके यहाँ 80 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और हर दिन तो छत गिर जाती है स्कूल की बच्चों की। और फिर एक कलेक्टर साहब कहते हैं मैंने पहले ही मना किया था, जहां पर छत कमजोर वहां बंद कर दो स्कूल। आपने सुझाव दिया था, ये स्कूल जाते ही क्यों है? स्कूल जाते ही क्यों है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए इस पॉलिसी को, तो इस पॉलिसी को कैसे सप्लीमेंट करेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेगी, उसके लिए क्या जरूरत होगी। एक बच्चा एक परिवार में बढ़ गया तो 140 के हिसाब से यदि हम समझ लें 25 करोड़ फैमिली समझ लीजिए, 30 करोड़ फैमिली समझ लीजिए, तो 30 करोड़ बच्चे और एवरेज मान ले तो राइट। 30 करोड़ बच्चों के लिए आपके स्कूल्स, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका खाना, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सब कुछ, पानी भी। बिल्कुल, अभी तो पानी की किल्लत से हम जूझ रहे हैं। शुभ्रांशु शुक्ला अच्छा लगता है, लेकिन किल्लत तो लखनऊ में भी पानी की होती है। यस यस यस। तो फिर ये जो बात, और फिर नीरज जी जैसे विद्वान लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ठीक तो कह रहे हैं प्रभु, लेकिन करेंगे क्या। ये इंटरेस्टिंग। पहले मैं बताता हूँ कि थिंक टैंक हमारे यहाँ कैसे सोचते हैं, और फिर मैं ये बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मुझे तो नहीं, थिंक टैंक ही सोचेगा। एक बार एक विद्वानों के बीच में चर्चा हुई, जो मैंने अभी कहा ना कि कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। अगर आधी आबादी काम ही नहीं कर रही तो कैसे काम मिलेगा। तो विचार ये हुआ कि जो महिलाएं होती हैं 20, 22, 25 साल की, जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके जब डिलीवरी बच्चा हो जाता है तो उनको ऑफिस आने में कम से कम 1 साल तो बहुत दिक्कत होती है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है। तो क्या किया जाए इसके लिए, तो विद्वानों में, थिंक टैंक के बीच में एक सहमति ये बनी कि हमें क्रश खोलना चाहिए। हर ऑफिस में एक क्रश बने जहां पे वो बच्चों को लाया जाए और वहां पे वो लोग, बच्चा जब तक काम कर रही महिला तब तक वो बच्चा वहां पे रहेगा, उसकी देखभाल होगी, बीच बीच में वो देख भी सकती है, और उसके बाद वो चला जाएगा। तो इससे ऑफिस बंक नहीं होगा। अब और जमाना आगे बढ़ गया तो कैमरे लग गए, लोग घर में कैमरा लगा रहते हैं, अपने मोबाइल पे देखते रहते हैं कि मेड ने बच्चे को ठीक से खाना खिलाया नहीं खिलाया, ये सब चलता रहता है। इस पर बहुत तालियां बजी कि साहब क्या वंडरफुल आइडिया थिंक टैंक ने दिया है। उसी थिंक टैंक से एक महिला खड़ी हुई, उसने कहा ये आप करना बहुत ही 2 टके का 2 कौड़ी का आइडिया है। तो लोग एकदम सरप्राइज कर रहे, इतना वंडरफुल आइडिया, आप ये कैसे कह रही है। तो उसने कहा मुझे एक बात बताओ आप कि ये आइडिया किसके लिए बना है। एक आम महिला के लिए ना, जो एक एवरेज वर्कर है महिला, उसके लिए बना है। जो रईस अरबपति हैं उनके लिए तो बना नहीं आइडिया। अब मुझे कोई ये बताया कि मुंबई की ट्रेन में सुबह 9 बजे कोई राणा सांगा टाइप का मर्द भी घुस के दिखाए, तो मैं 1 साल का बच्चा लेके कैसे घुसूंगी उस ट्रेन में। मजाक कर रहे हैं आप लोग।
लाऊंगी कैसे मैं? और अगर मुझे टैक्सी से ही लाना है 1,500 रुपए खर्च करके, तो भैया तो आप अपना केस अपने पास रखो। अब यहाँ पे आप वाली बात आती है कि हम लोग, जो हमारा थिंक टैंक है ना, वो किताबों में सोचता है, प्रैक्टिकली नहीं सोचता है। और वर्किंग वुमन के लिए तो एक बच्चे को मतलब पालना ही बड़ा मुश्किल काम है। आप 3 बच्चे पैदा कर देंगे तो वो 10 साल यही काम करती रहेगी। एग्जैक्टली वो हर तीसरे साल वो प्रेग्नेंट है, मतलब उसका प्रेगनेंसी पीरियड ही 10 साल चल रहा है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें थिंक टैंक हमारे नहीं सोचते कि आपने आइडिया दे दिया, वंडरफुल आइडिया, क्लैपिंग हो गई और इंप्लीमेंट हो गया, इसीलिए ग्राउंड पे जाकर वो फेल होता है। जैसे गांवों में भी आप देखिए, पता नहीं जल से नल क्या, हर नल पे जल आ रहा है क्या? टॉयलेट बहुत सारे बन गए, लेकिन हर जगह टॉयलेट क्लीनिंग चाहिए। बीच में किसी ने एक आइडिया दिया था कि सारे जो ये फ्लश वाले टॉयलेट है, इसमें 2.5-3 लीटर पानी हर बार वेस्ट होता है, जो आप लोग यूरिनेट करके बहा देते हो, इसको कम करना चाहिए। अब प्रैक्टिकलिटी फिर यहाँ पे आ गई कि उस एक 1 BHK 2 BHK का फ्लैट जो इतना छोटा होता है, अगर उसमें आप ठीक से सफाई नहीं करें, पूरे घर में सड़ांध भर जाएगी। ये उनको कौन समझाया यार कि वो पानी वेस्ट नहीं होता भाई, वो जरूरी है 3 लीटर पानी बहाना, अदरवाइज गंध आ जाएगी उसमें। तो ये जो आपने प्रश्न उठाया है, जो भागवत जी ने कहा और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें ये मैसिव डिस्कनेक्ट है कि आप कैसे ये 3 बच्चे पैदा करके उनको पालेंगे। क्या उतने रिसोर्स हैं हमारे देश में? क्या लोगों की उतनी आमदनी है? क्या उतने रोजगार है? क्या एक बेरोजगार आदमी शादी हो जाती गांव में, वो अपना तो पाल नहीं पा रहा है, अपनी बीड़ी पान का पैसा नहीं उसके पास, तो बच्चे के लिए कहां से लाएगा? ये प्रैक्टिकल एक सोशल बिहेवियर में है, माफ कीजिएगा नाराज होते लोग, एक हमारा जो सोसाइटी का जेंडर बिहेवियर है। यदि नीरज वाजपेयी जी बॉस हैं किसी दफ्तर और वहां पर कोई महिला काम करती है, उसके बच्चा हुआ, अब बच्चा हुआ तो बुखार भी होगा, उसको फीवर भी होगा, कुछ तबीयत भी खराब होगी, तो मान लो वो लेट आती है या रोजाना बच्चे को तैयार करते करते वो देर हो जाती है, तो आप कहें भैया ये नौकरी क्यों कर रहे हो, मुझे क्या पड़ता है तुम्हारे परिवार में बच्चा बीमार है कि नहीं है। और बच्चे को छोड़कर आ जाती है, तो वहां पर विजय त्रिवेदी घर पे रहते हैं, बोले कैसी माँ है, रोज छोड़ के चली जाती है बच्चे को। यस ये है। दूसरा हमने जो एक चेंज हुआ, सोशल चेंज हुआ, वो हो गया ये न्यूक्लियर फैमिलीज का। पहले तो दादी रहती थी, नानी रहती थी, ताई रहती थी, बुआ रहती थी, सब लोग रहते थे। अब तो है ही 2 लोग और दोनों कमाने जा रहे हैं। तो दोनों कमाने नहीं जाएंगे तो एक कमाने गया तो एक भी नहीं खा पाएगा। तो कैसे इसको समझाइए मुझे, आप इकोनॉमिक्स वाले हैं, आप बच नहीं सकते मुझसे। नहीं मैं बिल्कुल बचूंगा। देखिए बताइए 3 बच्चे कैसे रखने अच्छे। हाँ, 3 बच्चे आप कैसे रखें, ये प्रश्न है। और इसमें मैंने जो कहा कि आज की तात्कालिक समस्या ये है कि सरकार या सिस्टम या हमारा इकोनॉमिक सिस्टम उस बोझ को ले नहीं सकता, ये एकदम फैक्ट है। 2 का नहीं झेल पा रहा, 3 कैसे झेलेगा? लेकिन विजय जी उतना ही सच ये है कि 20 साल बाद आप उस सिचुएशन में खड़े होंगे जो इससे भी विकराल होगी, कि आपके पास कामकाजी हाथ नहीं होंगे, खाने वाले मुंह ज्यादा होंगे। तो आपको दोनों के बीच में बैलेंस लेके चलना पड़ेगा कि आज की समस्या को भी आप टैकल करें और 20 साल बाद जो समस्या खड़ी होगी उसको भी टैकल करें। क्योंकि जैसे अभी हमने प्रश्न किया कि हमको लंबा भी सोचना है और अभी आज का भी, मतलब बहुत दूर की तो देख रहे हैं, लेकिन अभी नजदीक में सामने खाई, उसमें गिर पड़ेंगे हम। दोनों को आपको सोचना पड़ेगा, आप एक को सोच के नहीं चल पाएंगे। तो शायद सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई एवरेज अगर आप कह रहे हैं कि 3, जो कि ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आज जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वो कहीं 5 है, कहीं 1 भी नहीं, कहीं 1 है। अगर उसको मैं बैलेंस आउट कर दूं, अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन को, ये मान लो उदाहरण लेके, अब ये बढ़ेगी नहीं, लेकिन अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि भाई नॉर्मली फैमिलीज में आप देखेंगे कि 2-2 बच्चे ही हो रहे हैं, 3, तो शायद एक तरीका हो सकता है। तो एजुकेट करें लोगों को कि जिनके 1 भी नहीं है, 1 है तो वो 2 कर लें, जिनके 5 है वो 2 करें, तो यंग पॉपुलेशन भी हमारी ग्रो होती रहेगी और 20 साल बाद हमको समस्या नहीं खड़ी होगी। लेकिन किसी एक समस्या पर अगर हमने फोकस किया तो आज वाली समस्या तो हो सकता है हम सॉल्व कर लें, लेकिन जो 20 साल बाद समस्या खड़ी होगी वो इससे भी बड़ी होगी, जो आज जापान और चीन में है। ये एकदम फैक्ट है। चीन में तो मैं आपको उदाहरण बताऊं, चीन और जापान में युवाओं को बाकायदा छुट्टियां दी जा रही हैं इस काम के लिए कि आप अपने घर पे रहिए और रिप्रोडक्शन में आप कंट्री की मदद करिए, क्योंकि वहां यंग पॉपुलेशन तेजी से घट रही है। तो दोनों प्रॉब्लम है सर, इसमें किसी एक को आप फौरी तौर पे कह सकते हैं कि तौर पर आप इतने बड़े फिगर जानते हैं, आप ही वो हमेशा मुझे 0-0 वाले लाख करोड़ बताते हैं, इसलिए मैं शर्मिंदा होता हूँ।
यदि ये चालू कर ली जाए तो भारत सरकार को कितना अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा से, वो 0 में समाहित नहीं होगा। अगर आपको ये करना पड़ा तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपका जो एजुकेशन का बजट है, जो आपका हेल्थ केयर का बजट है, वो यहाँ से कम 4-5x करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप बेसिक इम्यूनिटीज लोगों को दे पाएंगे। मैं कह रहा हूँ जैसे सिंगापुर है, मैं सिंगापुर गया था 90s में, ठीक है, अब तो पता नहीं कैसा है, 90s या 2000 में। तो वहां पर वेलफेयर स्टेट है, वहां सारे बच्चे सरकारी स्कूल या जो भी एक स्कूल का लेवल है उसमें पढ़ते हैं, तो बच्चों पर या हेल्थ में भी उसी तरह से काम करते, तो आपकी फैमिली पर वो असर नहीं पड़ता। अब मैं आप कहें भाई आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ और नीरज जी के पास पैसा है तो वो 6 लाख रुपए वाले स्कूल में पढ़ाए, और फिर वो तो बन जाए कलेक्टर और हम बनाए पकोड़े। तो क्यों ऐसा सिस्टम, जो थिंक टैंक है जिनसे देश डूब रहा है, सॉरी तो वो टैंक ये क्यों नहीं कहता कि भाई एक हमारा एजुकेशन सिस्टम को एक सोशल वेलफेयर वाला सिस्टम बनाया जाए? क्यों नहीं हेल्थ के सिस्टम को सोशल वेलफेयर वाला सिस्टम बनाया जाए? माफ कीजिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं जो भी आपकी हेल्थ स्कीम्स चलती हैं, इंश्योरेंस स्कीम चलती है। नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट एकदम सही है। मैंने तो एक बार लिखा भी था ट्विटर पे अपने कि अगर ये सरकार तय करे कि एजुकेशन में हमें फोकस करना है, तो जितने भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, संतरी जो भी हैं, जो भी गवर्नमेंट एडेड हैं, कम से कम उनके लिए फरमान जारी कर दें कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जब तक आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ठीक उन्हीं को करना है। आप प्राइमरी स्कूल जो बनाया है फ्री में, वो तो देश में पढ़ते ही, वो सब अमेरिका में पढ़ते हैं, कार्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल की बात करें, वो तो देश में नहीं पढ़ते, उनका क्या? वो कहेंगे आपकी क्या जिम्मेदारी हम पर? नहीं, उनको सरकार के ताबे में जो चीज है उसको करना पड़ेगा आपको पहले। सरकार ये कहते हैं कि डीएम साहब का लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, आप देखिए प्राइमरी स्कूल कैसे ठीक होता है। आज आपको मालूम प्राइमरी स्कूल की हालत क्या है? योगी जी ने और तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बहुत ठीक करने की कोशिश की कि साहब थंब इम्प्रेशन लगेगा, कोई मास्टर घर नहीं भाग पाएगा, समय पे आएगा, समय पे, सब कुछ कर दिया है। लेकिन स्कूलों में हो क्या रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं वहां पे? बच्चे वहां मिड डे मील के लिए आते हैं, खाना खाने आते हैं, वो बस उनको बस्ता फ्री है, कॉपी किताब फ्री है, जूते मोजे फ्री है, फीस तो लगती नहीं है, खाना भी मिलता है। फिर भी अगर वहां का परफॉर्मेंस खराब है तो क्यों खराब है? टीचरों की कमी है, सिस्टम की कमी है, लोग वहां पढ़ाते नहीं है, क्या नहीं करते? मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर फ्री में सब कुछ दिया रही सरकार फिर भी नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम वहां पे इंप्लीमेंट किया गया और जिनको करना है वो ये काम नहीं करते। मैं तो ये सवाल ये कहता हूं कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उसके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते उस प्राइमरी स्कूल में जिसका जिम्मा है जिले का प्राइमरी स्कूल चलाना? उसके पास है। सीएमओ साहब के बच्चे क्यों नहीं भारत में ही रह के भारत के ही किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? ये जिसको जिला अस्पताल चलाना है वो तय करे ये, और ये सरकार को तय करना पड़ेगा, तभी ये ठीक हो पाएगा। अदरवाइज तो हम कार्नेल में जाएंगे, हम येल में जाएंगे, हम हार्वर्ड में जाएंगे। हार्वर्ड में वैसे रोक लगा रहे हैं, ट्रम्प साहब आने नहीं देंगे बहुत लोग, बहुत बैन कर दिया वहां पे अब कि अब हार्वर्ड इतना आसान नहीं रह जाएगा। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, हेल्थ में भी आप यही करिए। हेल्थ तो एक ऐसी बेसिक चीज है कि सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कोई आदमी जबरदस्ती दवाएं नहीं खाता कि हमको जरूरत नहीं फिर भी हम दवाएं खाएंगे, तो वो तो आप नीड बेस्ड है, तो उसमें भी अगर आप करप्शन रोक दें, दवाई नहीं खाता, जरूरत भी नहीं खा पा रहा आदमी, तो वहां पे अगर आप करप्शन रोक दें और वहां अस्पताल ठीक कर दें और ये कहें कि नहीं साहब सरकारी अस्पताल ही बेस्ट हमारे यहाँ रहेंगे जैसा कि ब्रिटेन में है, आप करिए ना वैसा, आपके देश की रिक्वायरमेंट है वो। उसके बाद आप आम आदमी से कह सकते हैं कि देखो यार हमने तुम्हारी एजुकेशन और हेल्थ एकदम ठीक कर दी है, अब तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? एक आपको मजेदार स्टडी बता देता हूँ, बहुत छोटी सी स्टडी है। जो कर्नाटक और तेलंगाना का बॉर्डर है, वहां पे एक गांव था, तो एक गांव में वो स्कीम लागू की गई किसानों के लिए इंश्योरेंस की, और एक गांव में नहीं लागू की गई। एक टेस्ट केस था वहां पे, तो जिन किसानों को इंश्योरेंस का एश्योरेंस था कि अगर अगर कोई अप्रिय घटना हुई और उनकी मृत्यु हुई तो उनके फैमिली को इतना पैसा मिलेगा, और दूसरे साइड में नहीं थी, आप आश्चर्य करेंगे कि जिनको ये गारंटी थी उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो एक उनकी वो चिंता खत्म हो गई कि अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया तो हम काम करें। और ये बाकायदा आईएसबी हैदराबाद की स्टडी है, ये मेरे मन की कल्पना नहीं है, ये ऐसा करके देखा गया है। तो अगर आप हेल्थ की और एजुकेशन की मुझे गारंटी दे दें कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, तो मैं मन लगा के काम करूंगा ना ऑफिस में।
ये तो बहुत साधारण सिंपल से उपाय है जो कॉमन सेंसिकली सोचने चाहिए लोगों को। चलिए सर, इस पर हम और चर्चा करेंगे, और मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कहता हूँ कि इसकी जो बारीक निटी-ग्रिटियां इकोनॉमिक पॉलिसी और सरकार को क्या करना चाहिए वो नीरज जी के द एंड शो पर देखिए। वहां पर बहुत बारीक बारीक तरीके से समझाते हैं। यहाँ तो मेरे जैसे जाहिल लोगों को वो समझाते हैं मोटे तौर पर। तो बारीक बात अगर समझनी है तो द एंड शो जरूर देखिए नीरज वाजपेयी जी का। अब सर बात करते हैं एक और इशू पर जिस पर मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है जब आप कहानी सुनाते हैं हमारे स्टार्टअप्स की। आज कौन से स्टार्टअप की हम चर्चा करें? हमने जंबो किंग की चर्चा की, हमने ओयो की चर्चा की। ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज मुझे लगती है। आज हम कहानी सुनाएंगे विजय जी मीशो की। मीशो एक रिटेल जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट है उस तरीके से एक मीशो है, हाँ, जहाँ पे कपड़े वगैरह ये सब मिलते हैं, सामान मिलता है। तो 2 लड़के IIT दिल्ली में पढ़ते थे और संजीव बर्नवाल और उदित आत्रे। अब देखिए ये इंजीनियर थे और इन्होंने सोचा कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा, उनके दिमाग में ट्रिगर इसलिए आया क्योंकि जो उस समय अमेजॉन फ्लिपकार्ट इस टाइप के थे ये ब्रांडेड चीजों में डील करते थे और बहुत बड़ी तादाद में देश में 80% लोग जो आबादी है या जो रिटेलर है वो अनब्रांडेड सेगमेंट का। तो उनको लगा कि कोई ऐसी एक चीज बनाई जाए जो उस प्लेटफॉर्म पे आए। तो इन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था फैशन नियर, आपके पास फैशन हो। तो क्योंकि हमारा जेनजी जो है बहुत फैशन करता है और एक बहुत मशहूर दुकान है जूडियो की, उसको हम लोग मजाक में कहते हैं कि सरोजनी मार्केट को अगर पूरा एसी कर दिया जाए तो वो जूडियो बन जाएगा, क्योंकि जूडियो और सरोजनी मार्केट में सिर्फ एसी का फर्क है, ठीक है। तो मीशो ने सोचा कि अनब्रांडेड जो पूरी इतनी बड़ी दुनिया है उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अपना माल हमारे यहाँ बेच सकें और पब्लिक को फायदा हो। तो उन्होंने जब ये शुरू किया तो उसमें दिक्कत ये आई कि पब्लिक को वहां लाया कैसे जाए, सेलर को कैसे लाया जाए और बायर को कैसे लाया जाए, प्लस कमीशन बहुत ज्यादा होता है, लगभग 25 से 40% तक का कमीशन एक सेलर से प्लेटफॉर्म पे लगता है जी। तो इन्होंने जो बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने कहा कि कॉस्ट कम सस्ता बेचने के लिए एक ही तरीका है कि हम कमीशन 0 कर देते हैं, कमीशन लेंगे ही नहीं हम। तो इन्होंने इस मॉडल पे पहले जो फैशन नहीं था वो इसलिए फ्लॉप हुआ क्योंकि वो बहुत लोकल था, व्हाट्सएप पे चलता था वो। फिर उन्होंने बाकायदा वेबसाइट बनाई और मीशो का मतलब है मेरी शॉप, मीशो मेरी शॉप। तो मेरी शॉप मीशो बना, उसके बाद उस मीशो में ये सब लेके आया और इन्होंने उस कमीशन को ऑलमोस्ट 0 कर दिया कि आप आइए अपना माल बेचिए और चले जाइए। अब सारे रिटेलर खुश कि हम अपना माल वहां बेच सकते हैं, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रिटेलर अगर 200 को रखता है तो 40% बढ़ के वो 300-350 को हो जाता है। यहाँ पे लगभग वैसे ही था। तो अनब्रांडेड लोकल मैन्युफैक्चरर्स बड़े पैमाने पे आए और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और आज की तारीख में कम से कम 15 लाख सेलर उनके साथ जुड़े हुए हैं और सालाना टर्नओवर 8,000 करोड़ का है। कैसे कमाए पैसे? अब क्वेश्चन ये भी आओगे उन्होंने, पैसे कमाओ कैसे जब आप कमीशन ही नहीं ले रहे हो? पैसा उन्होंने एक जुगत लगाई कि हम एड के थ्रू कमाएंगे, प्रमोशन के थ्रू कमाएंगे। तो एड और प्रमोशन से जो कमाई होती है वो मीशो की कमाई है, ना कि वो सेलर से वसूलते हैं। लो कमीशन, लो कमीशन। तो इसकी वजह से मीशो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बन गया। आज की तारीख में उसका वैल्यूएशन 8-10 बिलियन डॉलर के आसपास किया जा रहा है। आईपीओ की तैयारी भी शायद वो लोग कर रहे होंगे। तो 2 लड़के जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है और आप उसमें से एक लड़का आपका अलीगढ़ का है, इन्होंने ये सोचा कि कैसे हम एक बड़ी चीज क्रिएट कर सकते हैं, वो उन्होंने करके दिखाई। तो जो हम लोगों ने पिछली स्टोरी में कहा था कि जरूरी नहीं कि आप आइंस्टीन बने, आप अपने आसपास देखेंगे उसमें 20 आइडिया आपको मिलेंगे कि जहां से आप लेके आइए और एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करके दिखा दीजिए। इसमें कमीशन कितना मिलेगा और यहाँ 0 कमीशन पर आप कमा लें, तो ये भी तो एक नया आइडिया। एग्जैक्ट नया आइडिया और एबिटा पॉजिटिव हो गए हैं वो। आज की तारीख में उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने लगा है। तो ऐसी चीजें आप सोचें अपने आसपास। नौकरी के भरोसे मत रहिए, अब ऐसी कोई चीज सोच के आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नौकरी पे के भरोसे तो वैसे भी नहीं रहना होता, क्योंकि कब तक नौकरी रहेगी इसका भी भरोसा नहीं है। इसका भी भरोसा नहीं है। यस यस यस। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी कि आपने एक और स्टार्टअप की कहानी भी सुनाई है और जो पूरी 3 बच्चों की पैदाइश को लेकर इकोनॉमिक्स क्या है उसको भी आपने जानने की कोशिश की। मुझे कम समझ में आता है, आपको यदि ठीक से समझ में नहीं आया तो नीरज जी के द एंड शो पर जाएं, वहां पर वो थोड़ा बारीक तरीके से समझा देंगे। आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।